हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जो एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक चल रहा था, तो उसके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज फिफ्थ लेक्चर है। तो अभी जो स्टार्टिंग के जो 4 लेक्चर थे उनमें अभी हमने देखा कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हमने, फिर इसका डेफिनेशन देखा, फिर इसकी विशेषताएं क्या होती है और इसके जो डैनियल गोलमैन है उसके अकॉर्डिंग जो इसके है इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है वो देखा, भारतीय परंपरा इसकी क्या रही है ये देखा हमने। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस मापने के क्या क्या तरीके होते हैं, हर एक भावनात्मक जिनके अंदर होती है इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसके लक्षण क्या क्या हैं। और फिर हमने एक अगले लेक्चर में देखा था कि अगर ब्यूरोक्रेट जो होता है उसका वो कैसे प्रयोग करता है, और इसके प्रशासक के जो मान लो जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है जिसके अंदर, तो प्रशासक के वो उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो अब जो आज का लेक्चर रहेगा हमारा, हमने उस लास्ट में देखा था कि प्रशासन में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, फिर जो वो डिफ़िकल्टीज़ जो आती है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करता है। अरे ये अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं तो कैसे हम एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। और जो आज का लेक्चर रहेगा कि एक इफ़ेक्टिव और एक कुशल प्रशासन में कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्पफुल है, एक हमारे इसका ये आज के लेक्चर का टारगेट रहेगा। दूसरा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है उसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले वाला जो देखो, अब इसमें जो बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली। देखो एक चीज़ याद रखना कि यार, जैसे आप ब्यूरोक्रेट बनते हो तो कार्य मान लो कि आप एक योजना मान लो कि आई है, ठीक है। अब योजना आई है, अब उसका आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, चल रहा है प्रोसीजर, वो हो रहा है। नो, इफ़ेक्टिव रूप से देखो, सोचो कि अब आपको ये सोचना है कि इस योजना का लाभार्थी रियलिस्टिक में कौन है, टारगेट करना लाभार्थी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जो सरकार के रिसोर्स है उस पर दबाव कम होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अभी गवर्नमेंट का है जैसे डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना, परंतु अब मान लो कि एक नॉर्मल तरीके से आप डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहे हो, चलो ठीक है, भीम ऐप ये सब कुछ आप लॉन्च कर रहे हो, परंतु आप ये नहीं इंश्योर कर रहे हो कि जो साइबर फ्रॉड हो रहा है तो उसको हम कैसे, जो डिफ़िकल्टीज़ है साइबर फ्रॉड वाली उसको कैसे ओवरकम करें। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जो मतलब सिचुएशन को समझता है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो अपन स्टार्टिंग में देखेंगे कि कैसे इफेक्टिव और एक कुशल प्रशासन में मददगार होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो ब्यूरोक्रेट जो होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, मैं उसमें एक सहयोग की भावना, तो जैसे मैं इसका एग्जांपल दिया था कि देखो एक सेंसिटिव बनाएगी आपको, कि जैसे जैसे एक एग्जांपल याद रखो कि हमेशा अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आप दूसरों की भावनाओं को समझोगे। तो जैसे आप, मैं पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लो कि आप ब्यूरोक्रेट हो और आपको पता है कि मान लो कि कोई भुखमरी से मर रहा है, और मान लो कि वो इसलिए मर रहा है कि मैं जो पीडीएस में जो आ रहा है वो उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप क्या करोगे, वो सर्विस डिलीवरी वो इंश्योर करोगे। तो ये क्या हुआ कि आप उसकी भावना को समझा कि कैसे वो भूख में, मान लो बिना व्यक्ति कोई भूखा कैसे रह सकता है, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इससे क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है ना, जो सहयोग है उसमें बढ़ावा मिलता है, दूसरे लोगों को सहयोग करते हैं, साथ में एक टीम वर्क की भावना को भी प्रमोट करती है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर बात है कि समायोजन, समायोजन का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अरे ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं ये चीज़ों को नहीं करूँगा, नहीं। पर ब्यूरोक्रेसी में यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में नहीं सोचना कि लार्ज पीपल का बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, आपको वो चीज़ इंश्योर करनी है। और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ याद रखना, जो भी अपने कंफर्ट जोन में रहता है वो व्यक्ति के जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति वो है कि जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर निकल के काम करे, इसीलिए वो क्या है, तालमेल स्थापित कर पाता है। इसलिए बोला ना कि जैसे मान लो कि एक ब्यूरोक्रेट, मान लो कि अगर वो मान लो कि अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने के चक्करों में मान लो कि अपनी फैमिली के साथ बैलेंस स्थापित नहीं कर पा रहा, तो वो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं है। अच्छे ब्यूरोक्रेट का मतलब ही है कि वो फैमिली जिम्मेदारी भी अच्छे तरीके से निभा रहा है, साथ में अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ है उसको भी अच्छे से निभा रहा है, और साथ में उसमें सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ है उसका इम्पैक्ट उसके घर पे जाके पड़ रहा है, और जो घर का जो प्रभाव है उसके ऑफिशियल वर्क पे पड़ रहा है। नो, वो समायोजन उसमें स्थापित होना चाहिए। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है कि वो समायोजन स्थापित कर पाता है, ठीक है। फिर है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो
जो भी ब्यूरोक्रेट होते हैं उसमें क्या है, मोटिवेशन का काम करती है। तो हमने देखा भी था, इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि इसका इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, मोटिवेट करती है। तो ये क्या करती है, व्यक्ति को हमेशा एक पॉजिटिव होप देती है कि नहीं, आप अच्छा कार्य कर सकते हो और आप और अच्छा करोगे जीवन में आने वाले में। तो ये अपने लिए भी एक बहुत एक डेली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है कि हमें अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस रहते हैं तो मान लो यूपीसी एस्पिरेंट जो है वो मान लो पॉजिटिव होप लेके रहे कि हम नहीं अच्छा करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे एक बार प्रीलिम्स नहीं हो, कोई नहीं, गलती फाइंड आउट करेंगे, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। तो ये होता है कि अपने को मोटिवेशन देती है, ठीक है। अगला होता है सेंसिटिव बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वही बोला हूँ कि जैसे मान लो कि अधिक वही ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं है कि ओनली पीपल्स को लेके ही सेंसिटिव रहता है, नहीं, इसके साथ साथ वो जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी सेंसिटिव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ याद रखो कि जो जैसा होता है ना कि बोला जाता है कि जो राजा होता है, राजा मतलब कि वो उसके लिए राजा ऐसे नहीं, जनता के लिए ही वो जानवर है सभी के लिए होता है। इसीलिए सोचो कि बड़ी बड़ी जो एनजीओ ये बनी रहती है, जैसे पेटाइक है, एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए, उनके जो है वेलफेयर को सुनिश्चित करती है। तो ऐसे जो ब्यूरोक्रेट होता है सेंसिटिव होता है। इसीलिए देखो वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं के हाथों में होती है। और वो जब इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा तो सेंसिटिव बनेगा तो करप्शन जैसी चीज़ें है वो नहीं करेगा, ठीक है। अगला होता है परानुभूति। परानुभूति मतलब कि मैं पहले बताऊँ, देखो इथिक्स में यही है कि आप इन टर्मिनोलॉजी को समझो कि परानुभूति मतलब आप दूसरे के दुख को अपना समझो। देखो यही होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे पूरा अपने इंडिया में होता है कि हम राम राज्य की संकल्पना को मतलब मानते हैं कि वो होना चाहिए, वो कब आएगा कोई पता नहीं। पर देखो वो सोचो कि वो है क्या आखिर में, ये चीज़ तो जानना चाहिए ना। राम राज्य का मतलब ये है कि भगवान जब राम थे तो वो जब अयोध्या के राजा बनते हैं तो राजा बनने के बाद में वो रात को अपनी जनता का, मतलब देखो एक राजपाट है, सब कुछ है, नेता मंत्री सब कुछ है, पर भी नहीं, उनको ये था कि जनता का मतलब होता है अपने बेटे के समान, अपना बेटा और प्रजा में कोई अंतर नहीं। तो वो क्या होता था कि रात में जाते थे, लोगों का मतलब कोई परेशानी नहीं, मेरे रहते हुए कोई परेशानी होती तो क्या मतलब हुआ राजा रहने का। तो वो ये सुनिश्चित करते थे। तो देखो राम राज्य की बात करते हैं पर लोग क्या उस लेवल पे काम कर रहे हैं? नो। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों वो फील नहीं कर पा रहे कि जनता का क्या दिक्कत हो रही है। अगर मान लो कि ब्यूरोक्रेट है, अब उसको ये पता है कि ये योजना आई है, इस लोगों को ये फ़ायदा है, ये है, और वो मान लो फिर भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, उसमें करप्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें, नो, तो बहुत गलत है। परानुभूति आप लोगों की फील महसूस करो कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है ये चीज़ें। तो मैंने कल एक वीडियो देखा था, तो उसमें यह था कि एक बहुत बूढ़ी महिला थी, तो वो क्या चलने में भी नहीं थी समर्थ। अब उसके कारण क्या, उसके पास क्या था कि राशन कार्ड नहीं बना था और वो बीपीएल से बिलो थी। तो अब जो मतलब ब्यूरोक्रेटिक जो होता है तो उसमें जो होता है अधिकारी, तो वो बोलता है कि नहीं इसके पास ये नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि कानून, चलो ठीक है आपको कानून का पालन करना है, पर कानून का मतलब ये नहीं कि कानून ही सर्वोत्तम है। अब आपको ये भी देखना है कि उसको ज़रूरत है, ठीक है, वो कानूनी रूप से आप उसको राशन कार्ड नहीं, इसलिए आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये इंश्योर करो कि उसके दुख को समझो आप। अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप क्या मतलब हुआ आपका, कानून के अकॉर्डिंग तो चलने वाला फिर तो हो गया फिर, ठीक है। इसलिए सोचो ना, इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देना चाहूँगा। सोचो देखिए जैसे एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस को जब रेड लाइट भी होता है तब उसको क्यों जाने दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर आप रूल्स फॉलो करें तो वो क्यों एम्बुलेंस जा रहा है। समझो ये चीज़ का मतलब इम्पोर्टेंस, उसमें सेंसिटिविटी आ रही है, परानुभूति आ रही है, भाई कोई लोग की जान चली जाएगी। रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल्स इंपॉर्टेंट है कि लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो। तो ये कब आएगा, जब आपके अंदर परानुभूति होगी, दूसरों के दुख को समझोगे, दूसरे दुख को अपना समझोगे, तब जाके आप लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित कर पाओगे। तो ये सोचो इमोशनल इंटेलिजेंस कितना फ़ायदा है। इसीलिए देखो मैं बोला इफ़ेक्टिव और जो है कुशल प्रबंधन प्रशासन में ये मददगार होती है, ठीक है। अगला है संबंध प्रबंधन में मैं वही चीज़ बोला, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस रहोगे तो सोचो कि आपके जो आपका जो ऑफिस है उसमें मान लो कि किसी का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करो, ठीक है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर मान लो ठीक है ऑफिस में मान लो कि कुछ नहीं है, मान लो कि गर्मी है, तो सोचो कि गर्मी कैसे वर्क होगा। तो अच्छा मतलब वातावरण होना, फिर उसके बाद में कलरफुल होना, ऐसा नहीं गंदगी है, सफाई होना, फिर उसके बाद में बाहर का इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब पार्क है, पार्क हो,
या मान लो कि एक वाटर वाला एक पॉन्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज यही वर्क, इसको अपन आगे एक टॉपिक भी है अपने सिलेबस का, वर्क कल्चर, मैं उसमें पढ़ाऊँगा कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप एक व्यक्ति की एफिशिएंसी का यूज़ करना चाहते हो तो वर्क कल्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो रहता है। आप किसी चीज़ों का कैसा क्या कर, आज मैं एक जूनियर से बात कर रहा था तो उसमें ये था कि उसने बोला कि सर कि हमारे जो कि कंपनी के हेड हैं वो हमसे डायरेक्ट बात किए। तो ये एक वर्क कल्चर का तरीका है, ये है संबंध प्रबंधन। सोचो अपने एम्प्लॉय के साथ कोई इतना कंपनी का जो सोचो कि वर्कर, वो सोच भी नहीं रहा कि कभी वो हमसे दिखेंगे भी, और वो सोचो डायरेक्ट उनसे मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो अरे मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े आईटी सेक्टर, बड़े बड़े बिजनेस, इनमें बहुत अच्छे से यूज़ होता है, क्योंकि आज का जो ज़माना इमोशनल इंटेलिजेंस पे है। तो सोचो अगर इसमें अपन ब्यूरोक्रेसी में यूज करें तो क्या अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा एक प्रबंधन होगा, एक टीम वर्क की भावना उसमें आएगी। जब ऑफिस एक टीम वर्क की तरह कार्य करेगा तो क्यों नहीं होगा, करप्शन, ये सब चीज़ें ख़त्म होगी। ठीक है, दूसरी सबसे एक और मैं बात बताता सकता हूँ कि जैसे मान लो कि पर्सनल रिलेशनशिप में भी क्या फ़ायदा होता है अगर अपने नॉर्मल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहेंगे। तो देखो जैसे मान लो कि किसी का बर्थडे है और आप एक बर्थडे पे मैसेज, एक तो हो गया आप रिप्लाई ना करो, तो ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिव पर्सन नहीं होते, गलत है कि रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। ठीक है, आपने उसको बर्थडे विश किया, अब मान लो बर्थडे विश करने का तरीका है कि हल्का सा आपने लिख दिया हैप्पी बर्थडे करके, ठीक है। अब एक है इमोजी आपने यूज किया, इमोजी यूज किया तो उसको और भी अच्छा लगा। और कभी भी याद रखना है कि सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जब आप लिख रहे हो तो हैप्पी बर्थडे टू यू कर लिख देते, नहीं उसका नाम लिखो, हैप्पी बर्थडे सचिन, जो भी है उसका नाम है, उसको अच्छा लगेगा। दूसरी बात सबसे बेस्ट होगी उसको आप कॉल करके उसको विश करो। उससे और अच्छा है कि आप पर्सनली जाके मिलो, उससे गले मिलो, उसको शुभकामनाएं दो और उसके जीवन की मंगल कामना शुभकामनाएं। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल। तो आप किस लेवल तक रीच कर सकते हो वहाँ तक वो चीज़ करो। ठीक है, तो ये संबंध प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फिर वही है कि लीडरशिप की क्वालिटी, भावना उसको और कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो मैं वही बोला था कि जैसे देखो, जब मान लो आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो, तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि सबसे बेस्ट है कि आप क्रेडिट कोई मिला है तो आप मत लो उसको, आप अपनी टीम के साथ उसको बांटो। अगर आपको कुछ फेलियर आया है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, टीम पे नहीं जाने दो। ये होता है मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का फ़ायदे। और जो इफ़ेक्टिव और अपने को जो स्किलफुल है प्रशासन में मददगार होती है। ठीक है, अगला इसका पॉइंट है कि इसी में अगर मान लो कि जिसके पास हाईली मान लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो जो अधिकारी होगा ना, तो वो क्या होगा कि जब नेगेटिव सिचुएशन भी रहेगी, मतलब विपरीत परिस्थितियाँ है, देखो अनुकूल परिस्थिति में सब लोग काम करते हैं। इसीलिए तो सोचो कि जिनके लोग में जिन लोगों की लाइफ में अगर डिफ़िकल्टीज नहीं आती है, तो सोचो कि उनको वो सोचे कि नहीं मेरा लाइफ मज़े से गुजर, नहीं। आपको एक चीज़ याद रखना कि कठिन परिस्थिति से गुजर के आप उस चीज़ों को सामना करते हुए चीज़ अगर आप बनते हो, तो वो बोलते हैं ना, जैसे खुद सोचो, जैसे एक लोहा होता है, उसको शेप देने के लिए उसको आग में रखा जाता है, तब जाके उसकी शेप चेंज होती है। वैसे व्यक्ति अगर कठिन परिस्थिति से गुजरता है ना, तब उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तभी जाके उसको पता लगता है कि कितना कठोर, कितना मजबूत इंसान है, क्या है सब है। देखो नॉर्मल परिस्थिति में सब लोग जी लेते हैं, वरना विपरीत परिस्थिति आते हैं सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए सोचो लोग जो सुसाइड करते हैं, कारण क्या है, छोटी सी समस्या आई उनको लगा कि बहुत बड़ी समस्या है, यही कारण है, वो निराश हो जाते हैं, होपफुल हो जाते हैं। और यूपीएससी में यही होता है। क्या होता है, देखो नॉर्मल कंडीशन वालों को आपने प्री दिया, प्री हो गया, अरे मेंस दिया, मेंस हो गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया, इतने ईजी चली है। अरे आप वो चीज़ फेलियर का एहसास करो, प्री नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार, फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार, फिर मेंस में रह गए, कोई बात नहीं, मेंस में हो गया। तो ये होता है कि जब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी निराश नहीं होते हो, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला ना इमोशनल इंटेलिजेंस, इसलिए मैं तुम्हें बोला था पहले दिन, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे ना यूपीएससी के लिए नहीं, आप इसको पढ़ो कि अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जब जीवन में अप्लाई करोगे तो आप यूपीएससी के आंसर में क्यों नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हाईली जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो अधिकारी होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में निराश नहीं होता है। और जो भी उसके साथ चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसके सामने, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चैलेंजेस है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसको पार करूँगा। तो सोचो ना, इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट होता है, सोचो नहीं तो खुद सोचो, अपन है ना, बहुत ईजी होता है कि अपन तैयारी में हैं तो सोचते हैं कि एकदम हवा में ड्रीम में रहते हैं कि लवासना जाएंगे, वहाँ ये ट्रेनिंग करेंगे, ये करेंगे उसके आगे का नहीं सोच रहे हैं, अरे आगे डिफ़िकल्टीज है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी क्या होता है ना कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, वो छोटी सी फेलियर से परेशान हो जाते हैं, यार नहीं नहीं होगा, ये है वो है, निराश हो जाते हैं।
और वो सोचते कि सपना तो सोचते रहते हैं लबासना के जाने का, परंतु ये नहीं देखते कि भाई वहाँ पे जाना का मतलब ये कि आपको आगे आने वाले के लिए अभी तैयार हो जाओ, ये फेलियर इन चीज़ों से सीखो, आगे आपकी प्रॉब्लम्स आएगी तो उनको चैलेंज मान के सोल्व करना उनको। तो वैसे जो अभी है प्रीलिम नहीं निकल रहा तो वो चैलेंज लो उसको, प्रॉब्लम है ना कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो चैलेंज लो उसको और सामना करो उस चीज़ का। मेंस से क्यों नहीं निकल रहा, प्रैक्टिस करो और आंसर राइटिंग करो, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपके ब्यूरोक्रेसी में भी आएगी, तो इम्पोर्टेंट याद रखना कि ये चीज़ें बाद में भी आएगी। तो अभी इसको चैलेंजेस के रूप में लें, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको चैलेंज के रूप में लेता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। अब पे दूसरी बात, जब भी कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, तो मान लो कि फेलियर आए, आपका सिस्टम को कोई फेलियर झेलना पड़ा, ठीक है, तो अब आपका काम है कि देखो आपको तो खुद को भी कंट्रोल करना है, साथ में जो आपके जो सहकर्मी हैं उनको भी आपको मोटिवेट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप खुद निराश हो गए तो खुद सोचो, टीम का लीडर अगर निराश हो गया तो क्या कर पाएंगे। इसीलिए पहले जो राजा महाराजा टाइम युद्ध होते थे वो क्या करते थे, राजा को परास्त कर देते थे, तो फिर ऑटोमेटिक सेना तो ऐसे ही भाग जाती थी। अगर अपन जब तक राजा लड़ रहा है ना तो तब तक सेना लड़ेगी, चाहे सामने कितना भी हो। यही चीज़ है, लीडर का काम यही होता है कि लीडर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा अपनी जो टीम है, सहकर्मी है, उसको हमेशा मोटिवेट रखे, खुद को भी मोटिवेट रखना चाहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करके रखता है, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। दूसरी बात है कि जिम्मेदारी पूर्वक अपने लक्ष्य को पूरा करने, देखो वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही चीज़ याद रखना। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आप ब्यूरोक्रेट तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, वो आप चीज़ें समझो। आज जो आपकी तैयारी कर रहे हो इसमें भी जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपको मान लो कितना इंश्योर हो, आप मान लो कि तैयारी कर रहे हो तो कितना आप दे रहे हो, क्या है, घर वालों के साथ अपन चीट तो नहीं कर रहे कहीं, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कल जाके सिस्टम के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको सिस्टम की तरफ से कुछ आपका रहेगी, आपको उत्तरदायित्व तो दिए जाएंगे, तो आपको उसको निर्वहन करना है। तो वो लक्ष्य करने के जो है जिम्मेदारी आपको मिली है उसका पूरा करने का प्रयास करता है इमोशनल इंटेलिजेंस जो व्यक्ति रहता है, ठीक है। अगली बात है कि वो गुड्स वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। एक चीज़ याद रखना कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा वो करप्शन इन चीज़ों को नहीं, वो अच्छे गुड वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करेगा। और गलत कार्य होंगे, जो व्यक्ति मान लो कि उनके ऑफिस में होगा जो गलत कार्य कर रहा है उसको हतोत्साहित भी करेगा। स्वाभाविक सी बात है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लो कि कोई जैसे मान लो कि अपन देखते हैं कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न बहुत होता है, और ऑफिशियल में बहुत मतलब ऑफिस जो होता है उनमें, इसी कारण देखो ना लेबर पार्टिसिपेशन रेट में वुमेन्स का डिक्लाइनेशन हो रहा है। एक रीज़न ये भी है, मैंने बोला मोस्टली यही रीज़न है, पर एक रीज़न ये भी है। अब सोचो कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस हूँ, मान लो मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, अब मेरे ऑफिस में सर्जरी हो रही है। जैसे अभी आप देखना केस स्टडी यूपीएससी ने भी पूछा है, उसमें ये होता है कि मान लो कि आपका एक एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय बहुत इंटेलिजेंस है, आपका डिपेंडेंसी उस पर है, परंतु वो महिलाओं के साथ कर यौन उत्पीड़न जैसी उसकी कंप्लेंट्स भी आई है। तो आप क्या ये चीज़ों को सिस्टम के लिए नहीं, नो, गलत है तो गलत है, उसको आपको हतोत्साहित करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम भी मिलेगा, यही होता है। एक स्ट्रेटजी होती है कैरेट और एक मतलब स्टिक अप्रोच। कैरेट मतलब कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करो, और स्टिक अप्रोच मतलब गलत कार्य है तो उसका डंडा मारो, पनिशमेंट और रिगार्ड वाली। तो वो वाली ये पॉलिसी है, इसका यूज होता है। तो वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति होगा वो इस चीज़ का यूज करता है, ठीक है। अगला होगा कि देखो जो भी ब्यूरोक्रेट होता है ना, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो लोगों की प्रॉब्लम को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि एक कम्युनिकेशन स्किल का एक है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल कम बोलो, ध्यानपूर्वक सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्यूरोक्रेट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो उस चीज़ को सुनता है और संवेदनशीलता का परिचय देता है, तथा भावनाओं में बहकर जवाबदार को होकर कोई कदम नहीं उठाया। इसका है मैं पोस्ट अभी सूरजपुर में जो हुआ छत्तीसगढ़ में, जो डीएम थे, वो देखो अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो ये पॉइंट बिल्कुल उसका क्लियर कट कर रहा है। अगर वो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होता तो देखो पहले वो क्या करता, उस बच्चे की बात सुनता, वो सुना ही नहीं, डायरेक्ट उसका फ़ोन या गिराया, थप्पड़ मारा, पहली गलती। दूसरी गलती, संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था। ठीक है भाई, एक अकवर्ड सिचुएशन है, कोरोना काल चल रहा है, आपको दायित्व मिला है कि चीज़ों का अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, कोरोना ना फैले, ठीक है बात, पर आप सेंसिटिविटी तो बनाओ। ये भी तो हो सकता है कि वो मतलब कुछ कार्य के लिए जा रहा हो और वो इम्पोर्टेंट है। देखो एसेंशियल सर्विसेज को तो सोचो ना कि चालू किया जा रहा है ना, तो आपको ये चीज़ होना चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए, अरे भाई कुछ काम भी हो सकता है उसको। और भावनाओं बगैर मान लो कि हो सकता है, मैं बता रहा हूँ ना कि वो पक्का, देखो उसको बाद में अपनी गलती रियलाइज़ हुआ, तो
मतलब वो उसने क्या, वो इमोशन को बह गया, वो भावनाओं में बहकर, जज्बातों में होकर उसने कदम उठा दिया, पर ये गलत है ना। देखो आपका एक डिसीजन, इसलिए बोला बैलेंस। देखो मैं पहले बोला था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अपनी इमोशंस का बैलेंस करना, कहाँ पे कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्यूरोक्रेसी में देखो, अपने जो लार्ज पीपल है, लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है, तो जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेट होता है वो क्या करता है, जनता के लिए उपयोगी कार्यक्रमों को उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मैं सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, शायद अपने ये अभिजीत जो बनर्जी थे, जिनको अभी नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो उन्होंने इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या होता है कि लोग, जैसे मैं देखा हूँ, ये रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पे आप जाओगे तो गाँव में क्या होता है कि लोग टीकाकरण अभियान, जैसे अभी कोरोना है, अभी कोरोना के लिए कोवैक्सीन ये चल रहा है, लोगों में मतलब इतनी नेगेटिविटी। देखो मैं मानता हूँ कि देखो कोई भी चीज़ याद रखना कि 100% एक श्योर नहीं होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इसलिए बोलता है ना कि आइडियलिज्म कभी नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ होना चाहिए कि हम उसको पहुँचना, मतलब कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मान लो कि अभी क्या हुआ कि कोरोना काल में जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ लोगों की हत्या हो गई, मतलब उसकी डेथ हो गई, वैक्सीनेशन के कारण नहीं हुआ वो, मतलब उनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी, मतलब कि वो बुखार हो हल्का, तो डेथ हो गई। अब लोग ने इसको फियर बना लिया, नहीं ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इससे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये दिक्कतें हैं ना, तो ये बहुत है, ये तो ब्यूरोक्रेट को इस चीज़ों का यूज करना चाहिए। तो उस टाइम जो अभिजीत बनर्जी, तो उन्होंने एक यूज किया था, राजस्थान में कोई भीलवाड़ा था वहाँ पे। तो वो क्या होता है कि जैसे मान लो कि महिलाओं को जो टीकाकरण होता है, जो बच्चों को, मान लो कि कोई गर्भवती महिला है तो उसको टीका लगाया जाता है। देखो सोचो, उनके लिए भी बेनिफिशियल, बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल, पर फिर भी लोग लगाने नहीं आते। तो उन्होंने क्या किया, देखो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझना चाहिए कि बेनिफिशियल है, अब मैं कैसे दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको, मतलब जब भी आप टीका लगाने आओगे तो आपको 5 किलो दाल दिया गया। इससे देखो न्यूट्रिश वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ में टीकाकरण भी हो गया। तो सोचो अपना जो टारगेट था वो अचीव हुआ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सोचो ये है कि जो ब्यूरोक्रेट होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, उसको भाई अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है, वो इसलिए आया है, पब्लिक वेलफेयर के लिए आया है। तो कैसे हो वो, उसके लिए नए नए आइडियाज़ अपनाएगा। इसका मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे क्या हो रहा था कि मैं स्टार्टिंग में था 2008 या 2009 में पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया था, उससे पहले नहीं था ये स्कीम। तो वो क्या था कि लड़कियों में राजस्थान में देखोगे ना, तो आप वहाँ पे है कि मतलब महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं, मतलब ये माइंड सेट बना होता, क्या करेगी पढ़ लिख के, जब शादी करना है, घर का काम करना है, ये चीज़ें थी। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कैसे ये चीज़ हो। तो सोचो कि ब्यूरोक्रेट, मतलब कितना अच्छा एग्जाम्पल वहाँ पे प्रमोट किया कि आप जैसे लड़कियों को साइकिल दो, उनको एक्स्ट्रा छात्रवृत्ति दो। उससे लोगों, मैं देखा इस चीज़ का फ़र्क देखा। बाद में ये हुआ कि हमारी क्लास में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ थी। तो ये देखो, ये होता है इनिशिएटिव, आपको मतलब उपयोगी, मतलब जो होता है ना कि ऐसे कार्यक्रम तैयार करना जो लोगों को वेलफेयर सुनिश्चित हो, और कैसे लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े। उसके लिए देखो ये बहुत अच्छा स्कीम था ना, महिलाओं को उसको साइकिल दिया गया, उनको हायर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए उनको छात्रवृत्ति दिया गया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और आप इसको हर एग्जाम्पल को कहीं भी कोड कर सकते हो कि कैसे एक ब्यूरोक्रेट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है, तो लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि नवाचार के लिए जागरूक एवं प्रयत्नशील रहता है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2018 की बात है। तो एक दो ब्यूरोक्रेट थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो वो आईटी सेक्टर से थे, मतलब पहले बीटे बीटे किए, तो फिर वो ब्यूरोक्रेट बने। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो कि अब देखो उन्होंने अपनी स्किल्स यूज की, देखो यही है। अब वो स्किल चाहते तो नहीं करते, पर नहीं, उन्होंने एक ऐप बनाया, ऐप बनाने के पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया। ये होती है, देखो इनोवेटिव आइडियाज़, उनके लिए जागरूक रहना और उनके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, तो ये होता है देखो इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट होता है तो एक इफ़ेक्टिव और कुशल प्रशासन में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये अपने 5 पॉइंट देखें। और ये आपको जो भी आगे आने वाले, अपन आखिर में देखेंगे यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछे, मैं बता, मैंने जो करा रहा हूँ ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। देख लेना है, बहुत मैंने अच्छे तरीके से कराया है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की उपयोगिता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ को अपन देखेंगे। तो देखो अब अपन इसको देखो, अब जो उपयोगिता होगी वो जनरल लाइफ में भी उपयोगिता होगी, और एक प्रशासन में भी क्या क्या उपयोगिता हो सकती है ये चीज़ की, अपन वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ अपन इसमें देखेंगे, प्रशासन के अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट करता है ये चीज़।
और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं वही बोला था कि जैसे प्रशासन में आप जाओगे तो आप लोगों के बातचीत करोगे, लोगों से बातचीत है, आपके ऑफिस वाले जो कलीग है उनके साथ भी आपको बातचीत करना पड़ेगा, कैसे आपको उनसे संबंध बनाए रखना है। क्योंकि एक ही याद रखो, आपको जब प्रशासन, देखो एक ही याद रखो, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपका आपको ऑफिस के लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। तो उनके साथ मैं अच्छे संबंध बना के रखूँगा तो वही है कि वो मेरे साथ रहेंगे। तो उनकी वही है, भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं को मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उसको मजबूत करता है, साथ में कम्युनिकेशन स्किल को विकास में अच्छा होता है, जिससे क्या होता है कि परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगला वही है, अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो वो क्या होता है कि परिवहन का जो परिवर्तन है उसका वाहक बनता है, और वाहक बनने की क्षमता को विकसित करता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि देखो इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा तो वो ऐसा नहीं चाहेगा कि लोग पहले वो खुद करें। नो, वो पहले बोले मैं खुद क्यों नहीं कर सकता, पहले मैं इनिशिएटिव क्यों नहीं उठाऊँ, पहले मैं चेंजेस करूँगा। जैसे मान लो, इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे देना चाहूँगा। 2016 की बात है, छत्तीसगढ़ में एक ब्यूरोक्रेट थे, मैं उस टाइम छत्तीसगढ़ में था, तो उस टाइम मैंने देखा कि एक लेडीज़ ब्यूरोक्रेट थी, तो उसने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाला। ये बहुत नया इनिशिएटिव था, बहुत ये चर्चा में आया उस टाइम। सोचो कि उसने स्कूल में डाला, फिर उस स्कूल का देखो आज आज भी है, उसको रोल मॉडल वाला जाता है कि उस स्कूल में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये है, अगर ब्यूरोक्रेट के बच्चे सोचो कि उस स्कूल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक टीचर पे इनका दबाव पड़ेगा, देखो अपने अच्छे पूरा एफर्ट से पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो ये है, देखो यही है। फिर उस टाइम से फिर गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को स्कूल में, मतलब उन्होंने मैंडेटरी किया अपन, तो फिर बाद में इसका पोज भी हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पर मैं ये मानता हूँ कि देखो इससे क्या होता है कि परिवर्तन का भाग आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें एक जो IAS अधिकारी थी, तो वो सोचो कि देखो बच्चों के साथ खाना खा रही है, सोचो उस प्लेट में खाना खा रही थी, बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है कि क्या है इसमें बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप बच्चों के साथ बैठ के, बल्कि बिल्कुल एक साधारण इंसान बन के, आपके अंदर ईगो नहीं है, तो देखो उसने परिवर्तन के लिए बनी ना वो, बहुत बड़ी बात है ये चीज़। ठीक है, अरे केस स्टडी भी है, अपन ये डिस्कस करेंगे केस स्टडी, उसमें ऐसा कुछ मामला इशू होता है, फिर वो एक कलेक्टर होता है, वो बच्चों के साथ खाना खाता है, सब कुछ है, तो जात पात का ऐसी चीज़ें हैं, तो वो इंटरफेयर को ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसकी उपयोगिता ये है कि आपको जो परिवर्तन का भाग बनने की क्षमता को आपको विकसित करती है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपका जो स्वभाव होता है और व्यवहार के स्तर पे जो आक्रामकता है उस पर कम लाएगी। मैं वही बोला था कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, आपके जो इमोशन को समझना, आप समझ रहे हो कि मैं ज़्यादा एंगर हो रहा हूँ तो कंट्रोल करना, कैसे मुझे करना है, कैसे नहीं करना किसी से बात। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब आप इस चीज़ का पालन करोगे तो आक्रामकता में कमी आएगी ना आपकी। तो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इसका रोल है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन होकर जो काम करने की क्षमता को विकास होता है। इसलिए बोला इमोशनल इंटेलिजेंस अगर अपन स्टूडेंट लाइफ में भी फॉलो करते हैं तो इसका भी बहुत यूजफुल है, अपने जो पढ़ाई का है, जो प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, फिर अगला है सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास। में वही चीज़ बोला कि जैसे हाँ मैं बताया था कि भारतीय संस्कृति मंडे मंडे मति भिन्नता वाला है ना कॉन्सेप्ट, कि सबका अलग अलग है कल्चर। तो यही है सांस्कृतिक जो बहुलवाद, इंडिया में देखो कितना कल्चर डाइवर्सिटी है, तो कल्चर डाइवर्सिटी है, तो सोचो कि लोगों में अपने को पता है कि वो ऐसा पहना हुआ ये है, तो अब मुझे पता है कि भाई उनकी वो है, अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस रहूँगा कि ठीक है यार उनको अच्छा लगता है वो, इसीलिए वो खाते हैं, ये है वो है। ठीक है, तो इसका मैं बहुत एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं एक बार ट्रेन, मतलब मेट्रो से आ रहा था, तो मैं देखा कि मतलब नॉर्थ वाले थे, देखो दिल्ली मतलब ये वो है, मतलब कोस्मो, मतलब कोस्मो मतलब यहाँ पे हर सब लोग पाए जाएंगे, इंडियन, साउथ, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये सब कुछ है कम्बिनेशन। तो उसमें मेट्रो में जा रहे थे, तो एक महिला थी, तो वो क्या थी कि साउथ में गई थी, नॉर्थ की थी तो साउथ में गई थी। तो वो मतलब थोड़ा, मतलब देखो यही है कि बोलना किस तरीके से बोलना, कैसे बोल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको क्लियर होगा। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि साउथ वाले लोग हैं वो गंदे तरीके से रहते हैं, कैसे खाते हैं, वो चावल कैसे मिला रहे हैं सब्जी में, ऐसे वैसे। तो देखो ये गलत बात है, वो एक उनका फूड कल्चर है, उनको जैसा लगता है वैसा कर रहे हैं। अब उसने जब ऐसा बोला ना, तो साथ में पास में कहते कुछ साउथ वाले खड़े थे, तो वो स्वाभाविक सी बात है, आप किसी के भी कल्चर को टारगेट करोगे वो स्वाभाविक सी बात है, बुरा लगेगा। तो उन्होंने फिर अपोज किया, तो थोड़ा गर्मा गर्मी माहौल हुआ। तो मतलब ये चीज़ें समझो, क्यों ये रीज़न क्यों हुआ, क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी, वो महिला थी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी। भाई आप सबका एक कल्चर सापेक्ष होता है, सबकी चीज़ें होती है, उनको वो चीज़ अच्छा लगता है वो इसलिए वो ऐसा करते हैं, वो उनके लिए है, तो आप मत करो ना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप मत करो। तो ये मैं बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता है सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का, जो
मेंटेलिटी है उसका डेवलपमेंट करता है, पॉजिटिव मेंटेलिटी डेवलपमेंट करता है। ठीक है, सूचना समय के बेहतर प्रबंधन द्वारा एक साथ कई कार्य संपन्न करने में मदद मिलती है। मैं वही इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो कि आप अगर मेंटली पीस हो, सब कुछ है, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कर पाओगे। अगर आपका नहीं हो, पीसफुल नहीं हो, माइंड का पता नहीं क्या क्या हो रहा है, एंजाइटी ये सब चीज़ें हैं, तो नहीं कर पाओगे, सब एक सी बात है। तो आपको टाइम फ्रेम में आप काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जाम्पल, जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो देखते हैं कि अपन कुछ भी कर रहे हैं, बाद में पता टाइम रात को सोते, अरे मैंने क्या कर दिया। तो वही है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो, किससे कितना बात करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें है ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस रहोगे तो बहुत इसका इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्रेंड में कभी क्या होता है कि किसी बात को लेकर अपन बहस हो जाती है और वो बेमतलब है। अगर वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, अब जैसे होता है ना कि हाँ, कई बार कोई ईगो पे ले लेता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, नो। अरे आप इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है भाई, ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, निकलो वहाँ से और अपना टाइम मैनेजमेंट करो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें देख सीखो। तो आपके ये जो आप जब प्रिपरेशन के दौर से गुजरते हो, तो वहाँ पे आप ये फालतू की चीज़ों डिस्कशन में, इन चीज़ों में नहीं रहोगे। इसलिए देखना कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं, वो कभी चाय पे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं, इन चीज़ों में नहीं। आप करो तो एक हेल्दी डिस्कशन करो और उसको कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स का मैं देखा हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि पॉलिटिक्स से उन्हीं को सारा नॉलेज है, तो ये नहीं है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, कि मेन इंपॉर्टेंट है कि अपना टारगेट अपने को कंप्लीट करना है, इन चीज़ों पे नहीं। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस रहोगे तो इन चीज़ों को समझोगे। ठीक है, फिर अगला है कि विचार विमर्श के माध्यम से स्थिति पर नियंत्रण रख पाने की क्षमता का विकास होता है। वही है कि जैसे मान लो कि आपके जितने इमोशनल इंटेलिजेंस रहोगे तो आप तर्क वितर्क करोगे, आप ऐसे नहीं है कि भावनाओं के साथ नहीं बजाओगे। जिसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि कोई भी ब्यूरोक्रेट है तो वो ऐसा नहीं है कि अपनी जो धार्मिक जो है उसके आधार पर वो कुछ भी कर रहा है, नो। वो तर्क, मैं वही बोला था, ये चीज़ याद रखना कि ब्यूरोक्रेट का कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करना, बस एक चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो उसका जो थॉट प्रोसेस है, चर्च मतलब बोलते हैं ना कि वो विचार विमर्श करेगा, ऐसे नहीं कोई डिसीजन लेगा वो। ठीक है, अगली जो चीज़ है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और इस बात की समझ बढ़ती है कि कहाँ और कैसे नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही बोला कि जो लीडर है, लीडर को कैसे कहाँ पे कौन सी रोल निभाना है, क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगला है कि संचार कौशल की क्षमता का विकास होता है। वही कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होता है, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, किस लहजे से बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे व्यक्ति है तो किससे बात, कैसे बात कर रहा है। मैं एक वीडियो देखा था, उसमें एक ब्यूरोक्रेट थी, मतलब उनके, मतलब कि देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे आप प्रशासन में जाओगे तो क्या होगा कि आपसे, मतलब आपके कुछ, मान लो कि आपके फोर्थ कर्मचारी है, फोर्थ कलर कर्मचारी है, तो हो सकता है कि वो आपसे एजेड हो। अब ठीक है, देखो एक एक होता है, हायरार्की होता है, परंतु मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अभी जो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, देखो चीज़ें सीखना चाहिए। मैं पढ़ेंगे वर्क कल्चर भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब वहाँ पे ये चीज़ें मतलब नहीं रखा जा रहा प्राइवेट सेक्टर में कि आप सीनियर हो, नहीं, वहाँ डायरेक्ट नाम से बुलाते हैं। और मतलब ऐसे नहीं है कि कोई सीनियर जूनियर, वहाँ कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है ना कि वर्क एफिशिएंसी का डेवलपमेंट होता है। अब मान लो कि आप इगोइस्टिक हो, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो, आपके देखा आपके ऑफिस में आपको जो मान लो चतुर्थ का कर्मचारी है, उसको आप चाहे आपसे एज में बड़ा है, उससे आप गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, ये नहीं। एक इमोशनल इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेट को शोभा नहीं देता है ये चीज़, अरे ये अच्छी बात नहीं है। आपको देखो ठीक है, आपका उससे जो काम है वो करवाओ, पर आप उससे सोचो कि नहीं, एक आप उसके एज का भी एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत तरीका है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोलो कि जैसे घर में क्या होता है कि अपन जो दादा दीदी होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, कि ये क्या मुझे सिखाएंगे, ये बहुत गलत तरीका है। उनकी एज के साथ जो उनका ज्ञान है, अनुभव है, उनसे आप सीखो। देखो यही मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि देखो किताबें हर चीज़ सीखा जाए तो सब किताब पढ़ने वाले विद्वान होते हैं आज, तो ऐसा नहीं है। उनके पास जो अनुभवगत ज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं कि कार्य के प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, कमिटमेंट तथा जो ट्रस्टीवर्दीनेस है उसमें वृद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का जो आप लिख सकते हो इसका, देखो जो कार्य के प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बेस्ट फ़ायदा है ये। ठीक है, उपयोगिता, कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है तथा आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद मिलती है। मैं वही बोला हूँ कि ये आपको मोटिवेशन करेगा और होपफुल रहेगा, आशावादी रहोगे आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस रहते हो। फिर अगला वही है कि नकारात्मक परिवर्तनों पर नियंत्रण रख स्वस्थ तरीके से कार्य करने की मनोवृत्ति का विकास होता है। और
इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति जीवन का सुखमय व शांतिप्रद बनाने में सहायता मिलती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, सुख रहना सबका उद्देश्य होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आप रहोगे तो सुखमय जीवन जियोगे, ठीक है। और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, कार्य स्तर पर मिलने वाली सफलता में आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसलिए मैं बोला गया ना कि आज का स्टेटमेंट यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति ही सोसाइटी को लीड करेंगे। प्रधानमंत्री बनने वाला चाहे कोई भी हो, वही करेगा जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो ये चीज़, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आपकी जनरल लाइफ के लिए भी, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो अभी उसके लिए भी, आगे आने वाली लाइफ के लिए भी, चाहे आप कलेक्टर बनो या ना बनो, ये सब जगह लागू होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी आप इस क्लास के एंड करते हैं। एक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का एक कथन है, वो बोलता है कि देखो, कोई भी व्यक्ति अगर क्रोध कर सकता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्रोध तो कोई भी कर सकता है, परंतु यह बहुत, देखो क्रोध करना तो बहुत ईजी है, परंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर और सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति नहीं होगा तो वो कहीं पे कैसे व्यवहार कर रहा है, क्या है वो नहीं, पर जब इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा तो वो सोचेगा कि मुझे यहाँ पे कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे बात करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि आप ब्यूरोक्रेट हो, ठीक है, आप मान लो कि आपके सामने लोग धरना दे के बैठे हैं और मान लो कि आपको गाली गलौज कर रहे हैं और आप उसको ईगो पे ले लेते, तो कैसे गाली गलौज किया है वो है, और आप डंडा लेके चले गए, तो सभी बात है, आपको समझना चाहिए कि अरे कौन सा लेवल है, किस लोग, वहाँ इतने लोग हैं, क्या है, किस तरीके, तो किस चीज़ का भी मुझे कैसे बात करनी चाहिए, गुस्सा भी आना चाहिए तो कितना आना चाहिए, क्या है, कितना कंट्रोल करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अरस्तु का जो स्टेटमेंट है इसको कोड कर सकते हो कि जो संवेदनात्मक बुद्धि है उसको कैसे यूज किया जाए, किस माइन्यूट लेवल पे जाके कैसे प्रबंधन करके अपनी भावनाओं को कैसे करना चाहिए, तभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना लेक्चर नंबर 5 एंड हुआ। अब एक लेक्चर और बचा है, वो उसमें अपन देखेंगे कि कैसे डेवलप की जा सकती है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है इसी से रिलेटेड, तो अपन ये देखेंगे आखिरी पार्ट में। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मतलब जो एक और लेक्चर आएगा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आंसर राइटिंग करना है इस पर, और फिर जो भी डाउट्स आप पूछे, फिर मैं क्या करूँ, देखो मेरा प्लान है कि पहले सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा मैं। देखो तरीका यही बेस्ट है, सातों टॉपिक आप कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में केस स्टडी जो है आई है यूपीएससी में, वो अपन साथ में सॉल्व करते चलेंगे। और साथ में जो लास्ट ईयर में जो इन सातों रिलेटेड टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं तो उनको अपन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में केस स्टडी साथ में पहले चलती रहेगी, और आप जब तक सीख जाओगे और एकदम परफेक्ट हो जाओगे, आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इसका रीज़न बताओ कि हाँ इसमें ये कमी है वो है, ताकि मेरे लिए फ़ायदेमंद है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हेल्प हो, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।